वेलकम दोस्तों। तो साइंस ट्रिविया क्लासेस में मैं फिर से अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी अभी फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमने पहला चैप्टर शुरू किया था स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी शुरू किया था, उसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में जाना था कि कैसे शुरुआत हुआ था। बिजली तो आज आप देख रहे हैं, लेकिन कैसे उसकी शुरुआत हुई थी, कैसे कुछ वैज्ञानिकों ने जब दो सब्सटेंस को, दो पदार्थों को रगड़ना शुरू किया, जैसे आप बाल में स्केल को लेके रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद आप छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को ऊपर ले जाते हैं तो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन सूखे बाल पे रगड़ना होता है तभी ये काम करता है। तो जब सूखे बाल पे आप रगड़ते हैं तो यही काम वो भी किए, तो उनको लगा कि ये चीजों को खींच क्यों रहा है। तो थेल्स नामक वैज्ञानिक था जिसने बोला कि चीजें क्या हो जा रही हैं, आवेशित। चीजें क्या हो जा रही हैं, आवेशित। देखिए, पहली बात एक चीज समझिए, आवेश कोई पदार्थ नहीं है, आवेश एक गुण है। जैसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए पूछा जाए कि अनार का रंग कैसा है, तो अनार का रंग क्या होता है, लाल। यदि आपसे हम पूछें कि अनार का रंग कैसा है, लाल। आम कैसा होता है, कुछ बोल देंगे हरा और कुछ पीला। देखिए, तो लाल या हरा और पीला ये क्या है, गुण है। और ये क्या है, ये आपके पदार्थ हैं या फिर जिसे आप बोलते हैं कि फल है। तो वैसे ही जब कोई कण होता है या पदार्थ होते हैं, जब उनको रगड़ा गया तो उनके ऊपर एक गुण आया जिसे क्या बोला गया, आवेश। तो आवेश क्या होता है, आवेश गुण होता है। जैसे लाल रंग होना, हरा रंग होना, पीला रंग होना, या आम खाने में कैसा लगता है, पका हुआ मीठा लगता है। तो मीठा कोई पदार्थ नहीं है, मीठा क्या है, गुण है। जैसे आम खाने में, कच्चा आम खाएंगे कैसा लगेगा सर, खट्टा लगेगा। तो खट्टा क्या है, खट्टा क्या होता है, खट्टा होता है गुड़। खट्टा कोई पदार्थ या कोई फल नहीं है, खट्टा क्या है, गुड़। वैसे ही आवेश भी क्या है, गुड़ है। वो कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, आवेश क्या है, गुड़ है। जब आप स्केल को लेके बाल में रगड़ते हैं तो स्केल क्या हो जाता है, आवेशित। जब स्केल को लेके बाल में रगड़ना शुरू किए तो स्केल क्या हुआ, स्केल हुआ आवेशित। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केल तो पहले भी जो स्केल था वही अब भी स्केल है, लेकिन वो हो क्या गया, आवेशित। उसके अंदर एक नई गुण आ गई, वो क्या हो गया, आवेशित। जो पहले उदासीन था, किसी चीज को नहीं खींच रहा था, उसके अंदर गुण आ गया, आवेशित। तो देखिए, तो आप समझ गए होंगे कि आवेशित होना या फिर आवेश क्या है, एक गुण है। वो कोई चीज, कोई वस्तु या कोई पदार्थ नहीं है। नहीं तो कोई अलग पदार्थ होता। आप ऐसे सोचिए, यदि कोई आवेश पदार्थ होता, कोई चीज होती, कोई वस्तु होती, तो जब आप स्केल को लेकर रगड़ते हैं और पेज को खींचने लगता है तो स्केल आवेशित हो जाता है। तो यदि आवेश कोई पदार्थ होता तो आपको दिखता ना कि कोई पदार्थ है कि नहीं है, स्केल के ऊपर जो खींच रहा है, नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि वो स्केल ही रहता है। लेकिन वो जो स्केल पहले आवेशित नहीं था, उसके अंदर अब गुड़ हो गया, आवेशित हो गया। जैसे कच्चा आम पहले मीठा नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके अंदर गुड़ आ जाता है, कुछ दिन पकने के बाद वो मीठा हो जाता है। वैसे ही स्केल पहले आवेशित नहीं था, लेकिन रगड़ने के बाद क्या हो गया, आवेशित। तो आवेशित किसी भी पदार्थ या वस्तु क्या है, गुण। और जो पदार्थ वस्तु कैसी होगी, भौतिक या रासायनिक, केमिकल है या फिजिकल है, तो क्या होती है, भौतिक है। तो देखिए, आवेश के बारे में यदि बात की जाए, हम पढ़े स्थिर वैद्युतिकी पहला चैप्टर। यदि आवेश के अंदर आप बात करेंगे, यदि आवेश की बात करें तो आवेश क्या है, पदार्थ का भौतिक गुण है। इतना तो आप समझ गए कि वो गुण है, कोई चीज वस्तु नहीं है जिसे आप देख सके। तो किस, यदि सोचिए कि आवेश की वजह से बिजली आती है। आवेश जो होते हैं जब वो चलना शुरू करते हैं तो बिजली आती है। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर मतलब रुका हुआ। तो मतलब स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर के अंतर्गत आपको उन आवेशों के बारे में पढ़ना जो रुके हुए हैं, जो न चल रहे हैं, न हिल रहे हैं, न डुल रहे हैं, न बदल रहे हैं, जो क्या है, रुके हुए हैं। जब आप रुके वाले के बारे में पढ़ेंगे तो बाद में आपको पढ़ना होगा कि कैसे वो अपने आसपास क्षेत्र बनाते हैं, है ना, स्थिर वैद्युतिकी में, कि आवेश उनके क्षेत्र प्रभाव जो और उनके क्षेत्र फील्ड के बारे में। तो बाद का चैप्टर है क्षेत्र। जब क्षेत्र पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे वो रन कैसे करते हैं, कैसे दौड़ता है एक जगह से दूसरी जगह आवेश, बिल्कुल लाइट की स्पीड के बराबर दौड़ जाएगा। तो एक आवेश ऐसी चीज होती है जो लाइट की स्पीड की तुलना कर सकती है, नहीं तो और कोई ऐसी चीज नहीं जो लाइट की स्पीड की तुलना करे। तो देखिए,
जो आवेश होता है फिर आप देखते हो कैसे दौड़ती है, और जब वो दौड़ना शुरू करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वही आप बोलते हैं कि बिजली आ गई है। जो वायर के अंदर आवेश दौड़ते हैं तो बिजली आ जाती है और आपके घर की लाइट जल जाती है। तो समझिए, आवेश जब तक रुका हुआ है तब तक रुका हुआ है एक जगह, लेकिन जब आवेश वही आपका दौड़ना शुरू कर देते हैं तो आपकी बिजली आ जाती है। समझे इस बात को? अभी देखिएगा, अब आवेश दौड़ेगा, क्या उसमें कोई चीज होती होगी जो यहां से वहां ट्रांसफर होती है, क्या होती है, सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए, पदार्थ का भौतिक गुण, इतना समझ गए कि भौतिक गुण ही क्या कहलाता है? आवेश। अगली बात समझिए, अच्छा पदार्थ का भौतिक गुण आवेश है, लेकिन इसके वजह से होता क्या है? तो सुनिएगा, पदार्थ का भौतिक गुण क्या कहलाता है? आवेश होता है। पदार्थ का एक भौतिक गुण है, और आवेश के कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अब कहेंगे सर जी ये तो समझ गए हैं कि आवेश जब दौड़ने शुरू किया, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन जब दौड़ने शुरू किए तो बिजली तो आ जाती, लेकिन चुंबक, तार तो कोई लोहा वगैरह नहीं खींचता है, लेकिन वही आवेश होता है जो आप आगे पढ़ेंगे कैसे वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो कैसे चीजों को अपनी साइड खींचना शुरू करेगा। अभी आप पढ़ेंगे कि कैसे आवेश जो होता है, बिजली में जो करंट आती है वो करंट वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, वैद्युत प्रभाव तो दिखाएगा, बिजली का प्रभाव तो दिखाएगा, लेकिन साथ साथ चुंबकीय भी प्रभाव दिखाएगा। इसलिए एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैद्युत चुंबकीय। तो एक इसीलिए देखिए, वैद्युत स्थितिकी पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ आवेश रुका हुआ है, फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत है जो आवेश के बारे में, डायनेमिक्स मतलब जो गतिमान हो गया है, जब गतिमान हो जाएगा तो उसमें विद्युत धारा बोलते हो, तब पढ़ेंगे। फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तब जाके आपका चैप्टर क्या हो जाता है, पूरी तरह खत्म। तो आपके इस किताब में टोटल आवेश के ऊपर पढ़ना है, कोई बहुत लेंदी नहीं है। देखिए, जब तक चीजों को आप समझते नहीं है तब तक आपको लगता है नहीं बहुत लेंदी पढ़ना है, फलाना ठिकाना तरह के डेरिवेशंस हैं, क्वेश्चन है। विश्वास मानिए, डेरिवेशन भी युग खत्म होंगे, न्यूमेरिकल्स भी लगेंगे, और थ्योरी तो आपको ऐसे दिमाग में बैठा रहेगा ना कि आपको लगेगा कि ये तो जिंदगी में होता है, याद करने की चीज इस पर 4 पेज हम खुद लिख देंगे। अब विश्वास मानिए, चीजों को समझिए कि कल के डेट पे आपको लिखना पड़े तो 4 पेज लिख दीजिए। जैसे होता है ना, गाय के ऊपर निबंध लिखना पड़े तो कौन याद करे, गाय के ऊपर निबंध तो लिख ही सकते हैं, बस गाय की तरह आवेश भी हो जाएंगे कुछ दिन आपके लिए। तो बिल्कुल सरल तरीके से आराम समझिए, जो ना समझ में आए वो कंफ्यूजन को तुरंत कमेंट में, पढ़ते हुए इसी समय तुरंत कमेंट में नीचे लिख दीजिए, अगले क्लास में उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दिया करूंगा। जो भी बात हो बिंदास लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल दोस्त की तरह। देखिए, आवेश के कारण विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आवेश चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, उसको आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। तो देखिए, आवेश में पढ़े थे, और आवेश के बारे में बताया किसने था? तो वैज्ञानिक कौन थे? थेल्स। आवेश के बारे में बताया किसने था? तो वैज्ञानिक कौन थे? थेल्स। आवेश क्या होता? आवेश किसी वस्तु पदार्थ का क्या होता है? भौतिक गुण होता है। उसके बाद आपने पढ़ा था कि जब आवेश के बारे में ये फलाना ठिकाना शुरू हुआ कि चीजों को खींच रहा है, थेल्स ने बताया आवेशित होता है, तो कुछ दिन बाद पता चला अरे यार कुछ चीजें तो पास आ रही है लेकिन कुछ चीजें दूर भी जा रही हैं आवेशित होने पे। कुछ चीजें, जो 2 चीजें आवेशित हैं, कभी कभी पकड़ के चिपक जा रही हैं एकदम, और कभी कभी एकदम दूर भाग जा रही है। जैसे नफरत है, कभी बड़ा प्यार मोहब्बत हो जाता है, दोनों आवेशित चीज पास आ जाती थी जिनके ऊपर आवेश था। तब जाके आप पढ़ेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं, जहां से आता है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार बताते हैं, और आवेश के प्रकार में बताते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ये तो आप लोग को पता है, बैटरी से लेके सब जगह देखे, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव, एक लाल, एक काले रंग का रहता है। उस पॉजिटिव वाले को बोला जाता है धनायन, उसको ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव। और ऋणायन, ये बुरा वाला हो गया। धनायन, ये कौन सा? अच्छा वाला हो गया। लिख मत देना कि धनायन बुरा होता है, बस बोल रहा हूं। धनायन और एक कौन? ऋणायन।
और ये नाम किसने दिया है इन दोनों को? इन दोनों को नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन दिए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन चीजों को नाम कौन दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इसके ऊपर एक प्रयोग, तो चलिए प्रयोग कल वाले वीडियो में बताए थे, स्वर्ण पत्र वाला और विद्युतदर्शी। तो देखिए आवेश के बारे में इतना जाने कि आवेश के थेल्स ने बताया था आवेश एक गुण होता है भौतिक, ये आप समझे। वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है आवेश, ये आप समझे। आवेश के प्रकार कितने होते हैं? धनायन और ऋणायन। अब कहानी धनायन और ऋणायन की तो आई, लेकिन कहानी इसके आगे भी बढ़ी। कहानी यहां बढ़ी कि कुछ तो चीजों को ढकेल रहे थे, दूर दूर हो जा रहे थे आवेश, बड़ी नफरत है, दूर दूर रहेंगे। और कुछ बड़े चिपक जा रहे, लग रहा था बड़ा प्यार मोहब्बत जाग गया है दोनों के बीच। तो वहां पर समझ में आया कि यदि आवेश, जब वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया तो देखा यदि आवेश पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब धनायन और धनायन आवेश पास हैं, बताइए कमेंट में क्या होगा। और यदि ऋणायन और ऋणायन वाले पास में है, माइनस माइनस वाले क्या है? पास हैं। और यदि आवेश एक धनायन और एक कौन सा? ऋणायन पास में है, क्या होगा? सोच के बताइए। देखिए एक कॉमन सेंस लगाइए। लड़का लड़का में प्यार होगा, सोचिए एक लड़का दूसरा भी लड़का प्यार होगा, एक लड़की दूसरी लड़की प्यार होगा, एक लड़का और दूसरी लड़की, अब क्या हो जाएगा? प्यार। अब आएंगे दोनों पास। अरे सर क्या पढ़ा दिए आप? पढ़ा नहीं दिए, समझ लो। तो देखिए जब धनायन धनायन आते हैं तो दूर दूर भाग जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। और जब ऋणायन ऋणायन एक जैसे हैं, क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण, मतलब नफरत है, दूर भागेंगे। अब जब दो अलग अलग आएंगे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों में बढ़ेगा प्यार मोहब्बत, तो ये दोनों आवेश कहाँ हो जाएंगे? पास में। जब धनायन और ऋणायन आएंगे तो क्या हो जाएगा? आकर्षण। अभी तो बच्चा वाला चीज चला, ये सब कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे, लेकिन जानते हैं बेसिक है, कुछ ना कुछ पॉइंट दिमाग से हटता है, डाउट रहता है, सब डाउट क्लियर करते जाइए। बेसिक है, बेसिक मजबूत हुआ ना तो विश्वास मानिए हवा की तरह लेके चलेंगे आपको। प्रतिकर्षण। और जब धनायन और ऋणायन होता है तो क्या हो जाता है? आकर्षण। और यही से एक नियम निकला जो कि आपके पेपर में पूछ देता है। यहीं से एक नियम निकाल दिया गया जो आपके पेपर में पूछता, पहला पूछ देता है कि जब आवेश सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? जवाब लिखिए। विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? इसका भी जवाब लिखिए। जब सजातीय आवेश मतलब स से समान होंगे, वह से विषम होंगे, अलग अलग। जब समान होंगे, एक जैसे लड़का लड़का, तो क्या होता है? प्रतिकर्षण। और जब विजातीय आवेश होंगे, अलग अलग होंगे, तो क्या हो जाएगा सर जी? हो जाएगा आकर्षण। समझ गए? तो ये होता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछता है, जब विजातीय आवेश होते हैं तो क्या होता है सजातीय आवेश। इतना आसान पूछता है? बिल्कुल पूछता है। नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर कठिन है, और पढ़ लिए तो फिर, यदि आप नहीं पढ़े हैं, चीजों को सही ढंग से नहीं पढ़े हैं, तो जान लो बच्चों बहुत कठिन है। और यदि साइंस ट्रीवा पे पढ़े हैं तो सब आसान है एकदम, बस हर हर महादेव। तो एक बार इसके बारे में देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, अपने कॉपी पे लिखते जाइएगा, छोड़ना नहीं है। आगे बढ़े। सर आवेश के बारे में कुछ और बता दीजिए, तो आवेश के बारे में कुछ और सुन लीजिए, छोटी मोटी बातें। आवेश एक कैसी राशि है? सदिश की अदिश? अब सर ये तो बड़ा कंफ्यूज हो गए। कैसी राशि है? अदिश। देखिए वेक्टर और स्केलर आपने पढ़ा होगा। एक होता है राशि सदिश, राशि मतलब जो चीज है, आवेश हो गया, मास हो गया, चाल हो गया, वेव हो गया, सब राशियां हुई। तो देखिए एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। सदिश जिसमें दिशा हो, अदिश जिसमें दिशा न हो।
और कहाँ लगाते हैं शब्द विलोम में? नहीं वाले सेंस में, नहीं वाले भाव में। तो सदिश जिसमें दिशा होगा, अदिश जिसमें दिशा नहीं होगा। अब सोचिए, आपके तार में जब बिजली आती है तब जिधर जिधर तार घुमाएंगे उधर उधर वो घूम जाती है, मतलब आवेश का अपना दिशा नहीं है। आप जिधर घुमाना चाहेंगे उधर बिजली चली जाएगी। घर में वायरिंग इधर से घुमा के, दिवाली पे आप झालर लगाते हैं ना, खूब मोड़ तोड़ के, यहां से वहां, वहां से यहां, तब जिधर घुमाते हैं आवेश को, बिजली को, उधर घूम जाती है। मतलब बिजली की अपनी दिशा नहीं है, वो आपके हिसाब से चलती है, उसकी अपनी दिशा नहीं है। तो बिजली की अपनी दिशा नहीं है तो क्या राशि होगी? अदिश। यदि उसकी अपनी खुद की कोई दिशा होती तो वो अपने हिसाब से जाती, तो कौन सी राशि कहलाती? सदिश। तो आवेश की बिजली कोई अपनी दिशा नहीं होती तो कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश का सर मात्रक क्या होता है? अभी मात्रक निकालना बताएंगे आपको, कैसे निकलता है मात्रक, कैसे नहीं हो निकलता मात्रक। 11th में रहता है, पढ़े होंगे आप लोग। अब सर 11th में तो बड़े घोर पाप कर दिए थे हम, मात्रक में गड़बड़ा जाते हैं, तो लिख दीजिएगा मात्रक में, एक बार मात्रक भी बताएंगे आपको, चिंता मत करिए, आगे पढ़ते जाइए। जब फार्मूला बनेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां मैं आपको मात्रक निकालना बताऊंगा। मात्रक निकालना, बीमा निकालना, 11 के सारे पाप यहाँ झूल जाने वाले हैं साइंस ट्रिवा पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए मात्रक क्या होते हैं? कुलाम, सर फैराडे भी पढ़े हैं, फैराडे भी होता है। आवेश के मात्रक दोनों होते हैं, कुलाम और फैराडे। तो सर अंतर क्या है? कुलाम छोटा मात्रक है। कैसा मात्रक है? छोटा मात्रक। फैराडे कैसा मात्रक है? बड़ा मात्रक। मतलब सर अभी छोटा बड़ा कैसा हो गया? मात्रक होता क्या है? मात्रक वो होता है जिससे आप किसी चीज को मापते हैं, कितना मात्रा में है। मात्रक मतलब कितना मात्रा में है कोई चीज। जब किसी चीज को मापते हैं, जब लेने जाते हैं आलू से लेके भिंडी, तो कहते हैं ना 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, तो किलो क्या है? मात्रक है। वैसे आवेश को मापा जाता है कि कितना बिजली आप लिए, मीटर में मापते हैं ना, कितना बिजली खपत किए हैं यूनिट में। तो उसी तरह आवेश को भी मापा जाता था। आवेश को किसमें मापते हैं? कूलान और फैराडे में। अब छोटा बड़ा मात्रक क्या है सर? ये तो समझ गए कि मान लीजिए किलोग्राम वाला मैटर चल रहा है, लेकिन छोटा बड़ा क्या होता है? किलोग्राम भारी होता है। देखते ना, सामान आप केजी में भी ले सकते हैं, सामान आप पाव भर ग्राम में भी ले सकते हैं। कोई कहता है हमको 1 केजी सामान चाहिए, और कोई कहता है 250 ग्राम चाहिए। तो बताइए किलोग्राम बड़ा होता है कि ग्राम? ग्राम छोटा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है। उसी तरह आवेश को भी मापने के दो मात्रक, कुलाम और फैराडे। कुलाम वाला छोटा है जो ग्राम की तरह है, फैराडे वाला बड़ा है जो किसकी तरह है? किलोग्राम की तरह। तो सर इसके बीच भी तो कुछ होगा ही, बिल्कुल। 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 गुलाम। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 गुलाम। एक बार इसको लिख लीजिए। ऑपरेटर साहब जरा सर देख लीजिएगा, वॉइस सही आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज सही आ रही है? बहुत सही। ऐसा ना हो कि हम पढ़ा दें और बिना आवाज के आप पढ़ लें। अब सर मात्रक बता दिए, राशि बता दिए, बचा क्या? वही बचा जिस पे आप लोग की सांसें सूख जाती हैं, सूत्र। जब ABCD वाले सूत्र आते हैं तो देखिए, सूत्र बनने के पीछे कोई वजह होता है, ऐसे कोई सूत्र नहीं बनते। एक चीज हमेशा याद रखें, जितने भी सूत्र पढ़ेंगे उसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी हुई है। ऐसे कोई सूत्र नहीं बन जाते कि बस उठाए और सूत्र लिख दिया, हो गया ABCD बस। तो देखिए, सूत्र को सूत्र की तरह नहीं पढ़ना, बस समझिए। अगले पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं आवेश के क्या? सूत्र के बारे में। पूरी कहानी आवेश की लीला ही रच देंगे, क्यों चिंता करते हैं।
किसकी बात करते हैं? आवेश के सूत्र के बारे में। तो देखिए, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा किताब में, Q बराबर एन ई, और एक सूत्र और कहीं कहीं पढ़ेंगे, Q बराबर आई टी। Q बराबर एन ई पहला सूत्र है, Q बराबर आई टी व्युत्पन्न सूत्र है। Q बराबर एन ई पहला क्यों? शुरुआती। देखिए, आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का गुण होता है। और आवेश आता कैसे है? मतलब बाल में कंघी रगड़ के आवेशित कैसे हुआ? उसके अंदर बिजली वाला गुण आया कैसे? ये सब आता कहाँ से है? कैसे वो आवेश? कुछ कंघी भी वैसा का वैसा है, ऐसा नहीं कि बाल भी कुछ हो गया, तब भी आवेशित कैसे हुआ? कहानी तो छिपी हुई है कि नहीं, कि जब आप बाल में कंघी को रगड़े तो वो ऐसे को बाल में कंघी, सॉरी, बाल में जब कंघी या स्केल को रगड़ते हैं, ताकि उसमें रहता क्या क्या आवेशित हो जाता है? कुछ तो होता होगा ना। ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं मिलता, एक गुण है, कुछ तो होता होगा भाई। तो आप पढ़े होंगे कि जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी चीजें बनी हैं, जितनी भी चीजें पढ़े होंगे कि सभी चीजें बनी होती हैं अणुओं से, मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल से भी छोटे किस चीज से बने होते हैं? परमाणुओं से। किससे बने होते हैं? परमाणुओं से। अब परमाणु की कहानी यह है कि परमाणु के अंदर पाए जाते हैं नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यही तो सर समझ गए कि परमाणु में क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और लेकिन बाहर के कक्षा में क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। पढ़े कि नहीं कि बाहर के कक्षा में क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। एक और बना दे कक्षा, कलाकारी करने में मजा आ जाता है। बाहर के कक्षा में क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो अंदर कहाँ होते हैं? नाभिक में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं? ये बीच में क्या होता है? नाभिक। सारी कहानी पढ़ डालेंगे। अब बाहर जो घूमते रहते हैं खूब जोर जोर से, यहां से उठे थे, यहां से घूम के गोले में घूमते रहते हैं, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए होता क्या है, जब आप कंघी बाल में या स्केल लेके बाल में रगड़ना शुरू करते हैं खूब जोर से, तो यही जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं यही छटक के कहाँ चले जाते हैं? आपके बाल के अंदर। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? बाल के अंदर। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके कहाँ चला जाता है? अंदर। अब मान लीजिए कोई एक कण है, कोई एक पदार्थ है, इसके अंदर मान लीजिए कि बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब कोई दूसरा पदार्थ है, दोनों को रगड़ना आपने शुरू किया, इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकले। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन निकले। और 3 इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए? इसके अंदर। ये बाहरी कक्षा से एक से निकल गए, एक और परमाणु होगा उससे निकले, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन निकले, कहाँ चले गए? दूसरे के अंदर। मान लीजिए एक वस्तु ए है, दूसरी क्या है? बी। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकले, 3 इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए? दूसरे के अंदर। अब बताइए, जब यहां से निकल के इसमें जाएंगे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ज्यादा। और इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। और इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ये भी समझ में आया सर कि ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, उधर 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले जा रहे हैं। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है कौन सा होता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है कौन सा होता है? माइनस। मतलब 3 ठो माइनस उठ के यहाँ पे क्या हो गए? ज्यादा चले गए। इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज आएगा कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। क्योंकि माइनस ये अपने पास ले लिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस, ऋणात्मक। और ऋणात्मक वाला जब आप ले लेंगे तो और भी क्या हो जाएंगे? ऋणायन। तो जब एक्स्ट्रा ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेता है जो भी, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? ऋणायन। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? धनायन। याद रखिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसके ऊपर कौन सा चार्ज? ऋणायन। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी उसके पास कौन सा चार्ज? धनायन। तो ऐसे समझेंगे। अब इसको समझेंगे हम ऐसे कि कोई 2 पदार्थ हैं, एक है ए, एक है बी। इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को इधर से किधर ट्रांसफर कर दिया? इसके पास। इधर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, उसको दे दिया। ए के पास हो गई क्या?
इलेक्ट्रॉन की कमी, बी के पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अधिकता। अब गुरुजी कहानी फंसा, किसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा कौन धनायन होगा, किसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा कौन ऋणायन होगा। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है इसे क्या कहेंगे। अब देखिए, एक चीज आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। सोच के देखिए कि ये दो चीजें थी, इनमें से इसने 3 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, 3 इसको ज्यादा दे दिया। इलेक्ट्रॉन तो दिया, ज्यादा दिया, लेकिन क्या ज्यादा दिया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिया। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिया मतलब क्या ज्यादा दे दिया, ये माइनस वाला चार्ज। तो जब माइनस वाला चार्ज इसके पास ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव या ऋणायन। बोलिए समझ में आया कि नहीं, नहीं तो फिर कल दोबारा बताऊंगा। और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मतलब जो इसके पास माइनस था वो माइनस इसको दे दिया। जब दे दिया माइनस तो उसके जगह प्लस वाले बचे होंगे, तो इसके पास क्या हो जाएगा, चार्ज पॉजिटिव मतलब धनायन। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज, धनायन। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज, ऋणायन। अब बताइए झट से समझ में आया कि नहीं आया। और यदि नहीं आया धनायन ऋणायन का केस तो कमेंट जरूर करिएगा, एक भी बच्चा करेगा फिर बताएंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। पेपर में आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आप ध्यान नहीं दिए रहते। तो देखिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता वो कौन सा हो जाएगा, अधिकता वो कौन सा हो जाता है, ऋणायन। जिसके पास कमी हो धनायन। एक बार और आपको एक और आसान तरीके से समझाता हूं, चलिए। एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी। जब तक कोई चीज आवेशित नहीं होता है, समझिएगा, मान लीजिए अब आवेश में नहीं है, तो मान लीजिए न धनायन है न ऋणायन है, तो क्या होगा, तब कोई भी वस्तु या कण उदासीन होती है, मतलब न्यूट्रल होती है। जैसे इसके अंदर मान लीजिए 3 धनायन है और 3 क्या है, ऋणायन है। इसके अंदर भी मान लीजिए 3 धनायन है और 3 क्या है, ऋणायन है। 3 धनायन हो और 3 ऋणायन है। तो इस समय क्या ये आवेशित है, या इस समय मान लीजिए इसके पास 4 है, चलिए 4 बना देते हैं। इसके पास 4 ठो धन है, 4 ठो ऋण है, 3 धन है और 3 ऋण है। तो बताइए दोनों में से कोई आवेशित होगा या नहीं होगा, बस इतना बताइए, इस समय दोनों में से कोई आवेशित है, बोलो मेरे लालो, दोनों में से कोई आवेशित है नहीं। क्यों नहीं है, 3 ठो प्लस है 3 ठो माइनस है। तो गणित में आप पढ़ोगे प्लस माइनस कट जाता है, तो 3 ठो प्लस से 3 ठो माइनस कट गया मतलब कोई चार्ज नहीं है। 4 ठो प्लस से 4 माइनस कट गया मतलब कोई चार्ज नहीं है। तो ये दोनों है क्या, तो इस स्थिति में बोला जाता है कि ये दोनों उदासीन है, कोई आवेश नहीं, ये दोनों क्या है, उदासीन है। लेकिन जब दोनों को रगड़ा गया, जैसे कंघी बाल में रगड़ते हैं, तो होता क्या है आपके केस में कि मान लीजिए इसमें से एक को माइनस उठा, और माइनस उठ के ये माइनस उठा और उठ के कहा चला गया, इसके अंदर। मान लीजिए दूसरा माइनस उठा, ये भी उठ के कहा चला गया, उड़ते उड़ते इसके अंदर। रगड़ने के केस में यही होता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन उधर चले जाते हैं उधर। अब देखिए, अब बताइए 4 प्लस है और माइनस कितना, 1 2 3 4 5 6, और 4 ठो धन है 6 ठो ऋण वाले हैं। तो 4 धन से 4 ठो, तो 4 धन वाले से 1 2 3 4 धन वाले से आपको 4 ऋण तो कट जाएंगे, लेकिन 2 ठो माइनस तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। जब 2 माइनस एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2। और चार्ज दिखाने के लिए क्या लिख देते हैं, ई। आवेश दिखाने के लिए क्या लिख देते हैं, ई। -2 का आ जाएगा इसके ऊपर चार्ज। और इसके पास बताइए, एक है, एक से एक कट गया, 2 ठो धन बचा, तो इसके पास क्या हो जाएगा, +2 का।
तो एक बात देखिए, अभी +2 -2 आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, इसके ऊपर कौन सा आएगा माइनस का, इसके ऊपर कौन सा प्लस का, इतना समझ गए। अब बताइए किस, हम बताए थे कि नेगेटिव ऋणायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जितना माइनस है सब क्या है इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बोलेंगे सर इसमें ज्यादा है। तो इसमें यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कौन सा चार्ज आया है, माइनस। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, कम, इलेक्ट्रॉन कम है तो कौन सा चार्ज आया, धन। इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पे धनायन चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहां कौन सा चार्ज, ऋणायन चार्ज। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। ये तो खैर आप समझ गए सर, सब तो बताए बीमोए छोड़ दिए। चलो बालकों, आवेश की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा होती है M0L0TA, या इसी को बोलते हैं AT। आवेश की बीमा होती है M0L0TA। सूत्र, सूत्र चिंता मत करो, सूत्र बताएंगे अभी, सूत्र की कहानी पे छोड़े हुए थे ना, हाँ यहाँ छोड़े थे तुम लोग को। ये सारी चीजें नोट कर ही चुके होगे, पीछे से वीडियो करके फिर नोट कर लेना। और नहीं नोट कर पाते, चाहते हो कि सर अच्छे से नोट करवा दिया करिए तो भी बता देना मुझे, तब अच्छे से नोट करवा दूंगा। तो देखिए आवाज सही है, देखिए सर Q बराबर N, ये IT बता दिया, लेकिन कहानी क्या था, कहानी ये था यदि पूछा जाएगा कि ये कितना आवेशित है, जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो आवेश इसके ऊपर कितना ज्यादा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। तो ये जो सूत्र बनता है Q बराबर NE, जिसमें E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। सर N का मतलब क्या है, N मतलब नंबर, नंबर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर मतलब संख्या, तो किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। Q बराबर क्या है सर, मजाक मत करिए सर, ये वाला तो हम लोग को पता है आवेश है। I बराबर क्या है, I बराबर होता है धारा। T बराबर क्या है, T बराबर होता है समय, टाइम। देखिए N बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ गए, E बराबर इलेक्ट्रॉन, N बराबर संख्या, मतलब 2 ठो इलेक्ट्रॉन गए हैं, N की जगह संख्या रखेंगे 1 2 3 4 5, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ 5 रख देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 6 रख देंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा आवेश कितना है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन गए रहेंगे उतना ही आवेश आएंगे ना। 2 ठो उधर इलेक्ट्रॉन गए थे बड़े वाले गोले में से, तो यहाँ कितना रख देंगे, 2। सर E की जगह क्या रखेंगे, E का मान होता है 1.6 E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 गुणे 10 के घाते -19। तो जब ऐसा सवाल आएगा कि बताइए उस दूसरे वाले गोले पे कितना आवेश था, तो बस तुरंत ये सवाल सूत्र याद करेंगे कि हमको मालूम है 2 ठो इलेक्ट्रॉन गए थे सर, सही बात है, और ई का मान आप बता दिए हैं कि 1.6 गुणे 10 के घाते -19, तो मतलब 2 का इसमें गुणा करेंगे, 16 दूना 32, 10 गुणे 10 के घाते -19, मतलब कितना आवेश है दूसरे वाले गोले पर, मतलब इस दूसरे वाले गोले पर कितना आवेश था, 3.2 गुणे 10 के घाते -19। ये होता है सवाल लगाने का तरीका, जब कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तब। Q बराबर IT कहाँ लगेगा, सब लगेगा बाबू, सब लगेगा, अभी चिंता मत करो। Q बराबर NE भी जब पढ़ाएंगे सवाल में ना, बहुत अच्छे से बताएंगे, ये तो बस बेसिक चल रहे हैं, हम आराम आराम से एकदम प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं, क्योंकि नफरत होगा तो मालूम है ना कि आवेश आवेश दूर चल जाते हैं, प्यार मोहब्बत से एकदम पास पास चल, एकदम आराम से लेके चल रहे हैं। अभी तो क्वेश्चन आपको छू ही नहीं रहे हैं, बस ये तो नॉर्मल चले जा रहा है। यदि क्वेश्चन पूछे आपसे, यहां से देखिए, मान लीजिए यहां से क्वेश्चन पूछा आपसे, एक क्वेश्चन है
क्या आवेश का स्थानांतरण होता है? सोचिए, बोले ना फिजिक्स वो जादू है जो दिखाई नहीं देता, सोचना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। जैसे रात में याद करते हैं ना उनको, वैसे याद करना पड़ता है। बिना देखे चेहरा सामने होना चाहिए, वही तो फिजिक्स है। यदि फिजिक्स नहीं आया तो फिर याद क्या किए तुम लोग? तो बताओ, क्या आवेश का स्थानांतरण होता है? ये है सूत्र। पहले कमेंट करो फिर बताता हूं मैं। क्या आवेश का स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब, पहले समझो तुम लोग शब्द को फिर मैं बताऊंगा। बता देंगे तो तुम बहुत जल्दी लगा लोगे, क्योंकि सर इतना आसान कठिन शब्द दिए हैं। कर लिए? सोच लिए? ठीक है, देखो, स्थानांतरण मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे, स्थान मतलब होता है जगह, अंतरण मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह। स्थानांतरण मतलब जैसे आप घर से स्कूल जा रहे हैं तो वो स्थानांतरण कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह को जाना क्या कहलाता है? स्थानांतरण। तो बताइए, क्या आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं? ये क्या हो रहा था, यहां से यहां भाग के गए, डोट होते सब क्या है चोरवा, भाग ही गए ना, एक जगह से दूसरे जगह चले गए भाग के चोर, पड़ोसी के घर में चले जा रहे हैं सब, पता नहीं क्या पड़ोसी घर में चले जा रहे हैं सब बार बार। तो देखिए, जब चले गए तो मतलब आवेश का स्थानांतरण होता है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा पॉइंट, कि आवेश का स्थानांतरण होता है। लिख लीजिएगा कि आवेश का स्थानांतरण होता है। सही बता ना? कितना लोग धोखा खाए, तो कमेंट अब डिलीट करके दोबारा नहीं लिखना है सही वाला। सर कुछ कठिनों पढ़ा दीजिए, सब आसान है, आसान पढ़ा रहे, क्या करें, फिजिक्स बड़ा आसान विषय है। चिंता ना हमको आए ना तुमको आए, सबको आए। अब आवेश के कुछ सिद्धांत हैं जिनको फॉलो करता है, रूल है, समझते हैं। आवेश के कुछ सिद्धांत हैं, बहुत आसान आसान हल्के फुल्के सिद्धांत जो आप पहले से जानते हैं। आवेश के कुछ सिद्धांत, उनको समझते हैं क्या कहता है सिद्धांत। तो उन सिद्धांतों में जैसे पहला सिद्धांत आप पढ़े आता है, आपको पूछता है पेपर में भी, आवेश का क्वांटीकरण, इसको बोलते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। इंग्लिश गड़बड़ है सर आपका, ये बालक। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है? एक चीज बताइएगा, कोई इतना बड़ा चीज है, तोड़ेंगे छोटा होता है, उसको और छोटा करेंगे तो अणुओं में बदलेगा, अणु से भी छोटा क्या होता है? परमाणु, परमाणु से छोटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब बोसान वगैरह छोड़िए, अब बताइए इलेक्ट्रॉन जो है, क्या इलेक्ट्रॉन के अंदर आप झांक के देख सकते हो उससे छोटा क्या है? नहीं, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर आप नहीं पता कर सकते को किस चीज से बना है। सर इलेक्ट्रॉन में भी दो तीन चीज होते हैं क्या? जैसे होता है ना, अणु किससे मिलके बने? परमाणुओं से। परमाणु किससे मिलके बना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। अब पूछे इलेक्ट्रॉन किससे मिलके बना? इलेक्ट्रॉन सबसे मूल कण है, ये छोटा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूल कण है, इसे बांटा नहीं जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो आवेश का क्वांटीकरण का नियम इसी चीज के ऊपर है, जो कहता है आवेश हमेशा, आवेश हमेशा एक निश्चित एवं न्यूनतम मान, न्यूनतम मान मतलब मूल इलेक्ट्रॉन, न्यूनतम मान मतलब मूल इलेक्ट्रॉन, निश्चित एवं न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। क्या क्या लिख दिया सर? अरे चिंता मत करो, ये सब बस लिखा हुआ है, इससे ज्यादा ये कुछ है नहीं। आवेश हमेशा एक निश्चित एवं न्यूनतम मान का पूर्व गुणज होता है। तो देखिए,
कहने का मतलब इसको ये है कि सोच के देखिए, आप जाते हैं आलू खरीदने या कोई भी चीज खरीदने, तो उसको आधा ले सकते हैं। जैसे सोच के देखिए कि आप आलू गए खरीदने, आलू 1 किलो भी ले सकते हैं, 2 किलो, तो देखिए 1 2 3 4 ये होता है पूर्ण गुणज, मतलब पूरा पूरा है। लेकिन बोलेंगे आधा, डेढ़, तो इसको पूरा नहीं बोलते हैं। आधा डेढ़ में दशमलव आ जाते हैं, तो इसको पूरा नहीं बोला जाता है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये जो होते हैं, ये पूर्ण संख्या होती है, जिनको आप पूर्णांक संख्या में पढ़े होंगे, ये पूर्ण गुणज होते हैं। तो देखिए, इस आवेश का क्वांटीकरण कहने का मतलब ये है, यदि आसान भाषा में बोलूं, कि जैसे आप आलू खरीदने जाते हैं तो 1.5 किलो भी खरीद सकते हैं, आधो किलो खरीद सकते हैं, कहेंगे आलू का आधा भी काट के दीजिए तो दे देगा, काम चल जाएगा। कटहल खरीदने जाते हैं तो 1 किलो कटहल भी ले लेंगे, 2 किलो भी ले लेंगे, कटहल कहेंगे आधो काट के दे दीजिए तो दे देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सोचिए कि जैसे ये मार्कर है, या फिर आप पेन खरीदने जाते हैं दुकान पे और कह दीजिए भैया, या तो आप जाते हैं कहते हैं 1 पेन चाहिए, या आप कहेंगे 2 पेन चाहिए, या पेन कहेंगे 3 पेन चाहिए। आप ये थोड़ी ना कहते हैं भैया आधा पेन दे दीजिए, या 1.5 पेन दे दीजिए, 2.5 पेन दे दीजिए, 3.5 पेन दे दीजिए। कभी ऐसा हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी लेंगे इस पेन को पूरा लेंगे, आधा, डेढ़, ढाई में काम नहीं चलेगा। आलू वगैरह एक बार चल भी जाएगा, कटहल भी चल जाएगा, लेकिन पेन हो गया, कॉपी किताब, कभी आधा, डेढ़, ढाई नहीं मिलता है। तो आवेश का क्वांटीकरण वही कहता है कि आवेश जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे एक को इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका पूर्ण गुणज, गुणज मतलब गुणा, गुणज मतलब क्या होता है? गुणा। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन में 2 का गुणा करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 3 का गुणा करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, 4 का गुणा करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 5 का गुणा करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 6 का गुणा करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 7 का गुणा करेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 8 का गुणा करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 9 का गुणा करेंगे 9 इलेक्ट्रॉन, 10 का गुणा करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 11 गुणा करेंगे 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सर जी 12 गुणा कर रहे इस एक में तो 12 इलेक्ट्रॉन, 13 गुणा कर रहे तो 13 इलेक्ट्रॉन। सर कहाँ तक जाएंगे? ये जाएगा इनफाइनाइट तक, अनंत तक चला जाएगा। लेकिन कभी भी 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 नहीं होगा। बस कहने का मतलब आवेश का क्वांटीकरण का यही है कि आवेश जो भी होते हैं वो पूर्ण गुणज होते हैं, वो कभी 1.5, 2.5, 3.5 नहीं हो सकते। वो जब भी रहेंगे या तो एक आवेश रहेगा, या 2 रहेगा, या 3, या 4, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9, या 10, 11, 12, 13, कभी भी 1.5, आधा, 3.5, 4.5 आपको आवेश नहीं मिलेंगे। जब भी आवेश मिलेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन। कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मान लीजिए आपसे कुछ सवाल पूछा कि बाबू बताओ 2 ठो पिंड है, एक को ए है, एक को बी है, ए वाले में से 3.5 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, तो बताओ कितना आवेश होगा? आप बोलेंगे सर 3.5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, एक कुछ सूत्र आप बताए थे, यही वाला सूत्र लगा दे क्या? n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 3.5 रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का मान देंगे 0.6 और गुणा करने का आंसर आ जाएगा। गलत। पहले ही आप बोलेंगे कि आवेश जब भी जाएगा या तो 3 जाएगा या तो 4 जाएगा, 3.5 नहीं जाएगा। समझे? तो इलेक्ट्रॉन का क्वांटी का बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण का नियम बताता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा या तो 1 जाएगा, या 2 जाएगा, या 3 जाएगा, या 4, कभी भी 3.5 नहीं जाएगा। इसलिए आपका सवाल पूरी तरह क्या है? गलत है। जाना अपने दोस्तों से पूछना, जिनको आता होगा पूछना उनसे कि मान लो 2 पिंड है, एक में से 3.5 इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले गए, तो बताओ कितना आवेश हुआ? तुरंत गुणा करेगा, 3.5 में लिखेगा 3.5 में गुणा कर देगा 1.6 का, बोलेगा इतना आंसर। बोलना बन गए ना बेवकूफ। इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण का नियम तुम नहीं ध्यान दिए। इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण का नियम बोलता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या 2, या 3, या 4, कभी भी 3.5 नहीं होगा, क्योंकि ये पेन की तरह है, या 1 पेन, या 2 पेन, या 3 पेन, या 4 पेन, 3.5 पेन की कहानी इसमें नहीं चलती। तो यही तो फिजिक्स है, दिखता नहीं, समझना पड़ता है गुरु। तो बस चल जाना, पूछना आवेश के क्वांटीकरण पे एक नियम, सवाल एक दे देना, 3.5 इलेक्ट्रॉन गया कितना आवेश आएगा, जो सबसे तेज वो भी गुणा करके बता देगा। फिर बोलना कि तुम क्वांटीकरण का नियम नहीं पढ़े हो। क्वांटीकरण का नियम क्या बोलता है? एक बार रिपीट कीजिए कि आवेश या तो 1 जाएगा, या 2 जाएगा, या 3, या 4, कभी भी 3.5, 1.5, 2.5, आधा, तिहाई ऐसे आवेश कभी भी ट्रांसफर नहीं होते। आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन या तो 1 जाएगा, या 2 जाएगा, या 3, या 4, या 5, या 6, या 7, इलेक्ट्रॉन कभी भी 1, 1.5, आधा, 3.5 नहीं जाते हैं।
समझ गए? एक बार इसको लिख लीजिएगा, या आप अपने सरल भाषा में समझने के लिए ये सब लिखने के बाद नीचे नोट करके इसे लिख लीजिएगा। ये तो मान लीजिए किताब की भाषा कठिन वाली, आप अपने भाषा में समझने के लिए एक बार नोट करके लिख लीजिएगा, नन्हे मुन्ने, कि आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट स्थानांतरित होते हैं, या स्थानांतरित और सरल भाषा में लिख सकते हैं, इनफाइनाइट स्थानांतरित होते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 2 3 4 5 के रूप में, सॉरी, के रूप में स्थानांतरित होते हैं, न कि आधा, आधा, 1.5, 3.5 के रूप में। आसान भाषा में सीधे 1 2 3 4 5 के रूप में स्थानांतरित होते हैं, न कि 1 1.5 2.5 3.5 के रूप में। अब तो समझ गए होंगे, यदि समझ गए तो एकदम लिख दीजिएगा सर कि समझ में आ रहा है, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ ये तरीका बच्चों के लिए बेस्ट है और मैं इसी तरीके को और बेहतर बना सकूं। एक बार जरूर लिख दीजिएगा कि सर बहुत सही समझ में आ रहा है। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल फिजिक्स के लिए सोचना ही नहीं है, विश्वास मानिए किताब खत्म करने लगेंगे, फिजिक्स से ज़्यादा मोहब्बत होने वाली है आपसे। वैसे भी प्रतिकर्षण आकर्षण आपको पढ़ाई दिए हैं, तो यदि समझ में आ रहा है तो एक बार लिख दीजिएगा सर समझ में आ रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी लिख दीजिएगा सर ये टॉपिक इस जगह नहीं समझ में आया, ताकि मैं उसे और आसान बना सकूं और आसान तरीके से दे सकूं, ताकि मुझे समझ में आए कि नहीं। सामने रहते तो मैं समझ जाता, सामने नहीं, इसलिए मुझे समझ में आएगा कैसे कि आप कितना समझे, इसलिए जरूर कमेंट कर दिया करिए। ये पहला आवेश का सिद्धांत था, आवेश का क्वांटीकरण का, कि भाई 1 2 3 मिलेगा आवेश, कभी 1.5 2.5 3.5 नहीं मिलेगा। अगला सिद्धांत है आवेश के संरक्षण का। सर अब कितना सिद्धांत लिखवाएंगे? अरे सब बच्चा वाला है। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण मतलब क्या होता है? जैसे ऊर्जा के संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऊर्जा के संरक्षण का नियम ये बोलता है कि, सॉरी, आवेश के संरक्षण का नियम कि न तो आप इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या होते हैं? स्थानांतरित। न तो इलेक्ट्रॉन को बनाया जा सकता है, न तो मिटाया जा सकता है। न जब इलेक्ट्रॉन को आप नहीं बना सकते, इलेक्ट्रॉन से आपको आवेश मिलता है, तो आवेश को भी ना आप बना सकते हैं। आवेश का संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को न तो बनाया जाता है, न तो बनाया जाता नहीं। किताब की भाषा में हम बात करें तो ऐसा लिखा रहेगा कि आवेश को न तो, सर आप किताब की भाषा में क्यों लिखवा रहे? अरे तुम लोग किताब की भाषा में खोजोगे। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ आवेश का स्थानांतरण होता है। सर ये क्या है? अरे मेरे बकलोल, पढ़े नहीं कि हो गया ना मुंह चोखा तुम लोग का। पढ़ सुनो, अब जब ये वाला नियम तुम लोग पढ़े थे राक्षसों, तो यहां क्या हो रहा था? कोई नया इलेक्ट्रॉन बन रहा था। देखो, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश, एक लाइन में समझ लो। इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कहाँ गया? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10 के घाते -19। 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें 4 को गुणा कर देना, 5 जाएंगे तो 5, 1 हो जाएगा तो इतना ही। तो आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश। जब दिमाग में शॉर्टली में इमेज में रखो, दिमाग में आसान भाषा में। अब बताओ, इसमें जब आवेश आ रहा था तो क्या आवेश बन रहा था या नष्ट कर सकते? नहीं, बस इसमें से निकल के इसमें जाता है, यहां से निकल के कहीं और जाएगा, कहीं और से निकल के कहीं और चला जाएगा।
आवेश को न तो बनाया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन न तो बनते हैं न तो नष्ट होते हैं, मतलब आवेश भी न तो बनता है न तो नष्ट होता है, बस एक बॉडी से, एक पदार्थ से, एक पिंड से दूसरे पिंड में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसका स्थानांतरण होता है। अपने घर से पड़ोसी घर में जाएगा, पड़ोसी घर से किसी और के घर में जाएगा, इसको बनाए और खत्म नहीं किया जा सकता, न इसे मार सकते, अजर अमर है बोलते हैं ना, न इसका आदि है न तो अंत है, न तो इसे आप उत्पन्न कर सकते हैं, शुरुआत है इसका, न तो इसका अंत है, अजर और अमर है, सिर्फ ये यहाँ वहां क्या करता है, भटकता है। जाहिर बात है, जिसका न आदि हो न अंत हो, जिसका न शुरुआत है, जिसको ना आप बना हुआ है, न इसको आप खत्म कर सकते हैं, अजर अमर है, तो क्या करेगा, बस यहां से वहां क्या करेगा, भटकता रहेगा। उसी भटकने को बोला गया स्थानांतरित करेगा, इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह, वह डाकता रहता है। उसी लाइन को बोला गया है कि आवेश मतलब, आवेश जब पढ़ो दिमाग में लाओ, इलेक्ट्रॉन, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ क्या करेगा, जब जो चीज उत्पन्न नष्ट नहीं होगा क्या होगा, बस इधर उधर भटकेगा ही, तो एक जगह तो बैठा नहीं रहेगा, कितने साल बैठेगा एक जगह, बैठा तो रहेगा नहीं। तो सिर्फ आवेश का क्या होता है, स्थानांतरण। समझ गए इस बात को, दूसरा वाला समझो, लिख देना सर, दूसरा वाला सिद्धांत भी समझ में आ गया है। चलो अब चलते हैं आवेश के तीसरे नियम की तरफ। आवेश के योग्यता का नियम। या योज्यता कहीं कहीं आपको मिलता है, का नियम, नियम या सिद्धांत जो भी बोलो बालकों, अपने एक तो समझना, हंसते खेलते फिजिक्स पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन वेंशन लेके पढ़ने की आदत नहीं है। टेंशन होगा तो कोई दिक्कत, हंसते खेलते पढ़ना है, हंस खेल के ही सीख ले तो क्या दिक्कत की बात है। देखो, आवेश की योग्यता या फिर योज्यता का नियम, ये नियम ये कहता है, किसी निकाय में, किसी निकाय में उपस्थित किसी निकाय में उपस्थित उपस्थित कहाँ चला गया, उपस्थित कुल आवेश, उसमें उपस्थित आवेश के योग के बराबर होता है। अब सर ये क्या लिख दिए फिर से आप, डरा रहे हैं तुमको। किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, कोई एक निकाय उसमें उपस्थित जो भी आवेश हो, उसमें कुल आवेश, उसमें उपस्थित आवेशों के योग के क्या होता है, बराबर। कहने का मतलब, निकाय मतलब एगो बक्सा ले लो, एक क्या ले लो, बॉक्स ले लो, एक क्या लिए, बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर, बक्से के अंदर हम भर दिए 3 4 5 आवेश, जैसे मान लो एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, एक और आवेश है Q3, एक और आवेश है Q4। सर Q1 Q2 Q3 क्या लिखें, क्योंकि इसके जगह हो सकता है इसके ऊपर तीन इसके ऊपर आवेश कुछ अलग हो, इसके ऊपर आवेश 8 हो, इसके ऊपर आवेश 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये 5, मतलब अलग अलग जो भी आवेश हो, किसी प्लस किसी माइनस होगा, किसी 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, किसी 4, कुछ भी आवेश हो सकता है। Q1 Q2 Q3 Q4 लिखने का मतलब कुछ भी आवेश हो सकता है। तो निकाय का मतलब, निकाय का मतलब होता है कि एक बंद बक्सा जिसमें आवेश न तो बाहर जा सकता है ना बाहर का आवेश अंदर आ सकता है, मतलब एकदम जेल है, इसमें चारों ना बाहर जा सकते हैं, चारों ना अंदर। एक लाइन बोलो तो निकाय का मतलब होता है ऐसा जगह जहां आवेश गुजारते हैं जिंदगी तन्हाई में, मतलब एक तनहा जगह होता है ना, तन्हाई में आप अकेले अकेले रहते हैं, तो तन्हाई में रहते हैं, देखते रहिएगा, खत्म होगा बैटरी तो बताइएगा ऑपरेटर सर। तो देखिए, तन्हाई में आप रहते ही है ना,
तो देखिए जब तन्हा तन्हा रहते हैं तो तन्हाई में आप क्या करते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। तो ये चारों क्या है, तन्हाई में अकेले अकेले, ना तो बाहर जा सकते हैं किसी से मिलने के लिए, ना कोई कहाँ आ सकता है, अंदर एक बॉक्स के अंदर। एक बॉक्स मतलब एक निकाय, एक निकाय में उपस्थित जितने भी आवेश हैं, यदि आपको पता करना है कि इस बॉक्स के अंदर कुल कितने आवेश हैं, जैसे एक बक्सा हो उसमें 10 आम रखे हैं आप, यदि आपको पूछ रहे कोई कितना आम है, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स हो, तो बैटरी लाइए, मान लीजिए बॉक्स है, अब पूछे इस बॉक्स में कुल कितना आम है, जोड़ के बताइए कितना आम है, तब तक हम बैटरी चेंज कर लेते हैं। उस बैटरी का आवेश खत्म हो गया था, ये दूसरी बैटरी लगाए हैं, आवेशित है ये बैटरी, तो इससे आपको आवाज बिल्कुल मिलेगा अच्छे तरीके से। बैटरी आवेशित मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। अब बताइए गिन तो लिए होंगे, नहीं गिन पाए हैं, कितने आम हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5, यही कहानी तो इसमें है, बोला गया है कि यदि किसी निकाय में मतलब किसी बक्से में उपस्थित कुल आवेश, मतलब बताना हो कुल कितने आवेश हैं, तो उसमें उपस्थित कुल आवेशों के योग के, आवेश के योग के क्या होगा, बराबर। जैसे इसमें पूछना कुल कितने आम हैं, तो इसमें उपस्थित कुल आम के योग के क्या होगा, बराबर। तो उसी तरह इसमें पूछा जाए कुल कितने आवेश हैं, तो इसमें उपस्थित आवेशों के योग के क्या होगा, बराबर, सीधी बात है। और यही इस सिद्धांत का क्या है, नियम है, कि किसी निकाय मतलब किसी बक्से में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के योग के क्या होते हैं, बराबर। यदि निकाय की जगह बक्सा रख दो, आवेश जगह आम, देखो कहानी कितनी आसान हो जाएगी। किसी बक्से में उपस्थित कुल आम उसमें उपस्थित आम के योग के क्या होते हैं, बराबर। अब समझ में आया। तो मतलब यदि हमको Q की वैल्यू निकालनी है कि इसके अंदर Q का मान कितना होगा, ये होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, मतलब जहां तक जेड आवेश होंगे वहां तक गिन देंगे, बस वही हो गया जाएगा आवेशों के कुल आवेश। तो ये योग्यता का नियम यही बोलता है, योग्यता मतलब योग जोड़ना, कि किसी निकाय में किसी बक्से में उपस्थित कुल आवेश, कुल कितने आवेश यदि बताना है, तो उसमें उपस्थित आवेशों के योग, इन सभी आवेशों का जितने भी होंगे सबका क्या कर दो, जो तन्हाई में जी रहे हैं, ना बाहर जा सकते ना बाहर वाला अंदर भेंट करने आ सकता है, तो तन्हाई में जो जी रहे हैं इन सभी को आपस में जोड़ दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कुल कितने आवेश है। मतलब बक्से में तन्हाई में जी रहे कुल आवेशों के यदि आप जोड़ देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कुल कितने आवेश है। जैसे कुल आम जोड़ देंगे तो मालूम चल जाएगा कुल कितने आम है, बस वही कहानी है। तो ये नियम समझ में आया कि नहीं, तीसरा नियम झट से बताना कमेंट में, समझ में आया तो जी सर, और नहीं आया तो फिर बोलना नहीं सर तीसरा नियम नहीं समझ में आया, तो दोबारा समझाएंगे। एक लास्ट नियम चलते हैं, बच्चा जैसा नियम है, चौथा नियम, आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का, कैसा गड़बड़ गड़बड़ लिखा रहा है, वेग का प्रभाव, आवेश पर वेग का प्रभाव, मतलब सर फिर आप ला दिए, अरे बच्चा आखिरी है सुनो, वेग का मतलब क्या होता है, चाल वेग, मतलब एकदम दौड़ना क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अब सोचिए कि आपके मोबाइल में बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, सोच के देखिए, आपके मोबाइल में बैटरी डिस्चार्ज हो गया मतलब मोबाइल की बैटरी खत्म, यदि आप दौड़ना शुरू कर दें मोबाइल लेके, तो क्या लगता है आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगी। मोबाइल की बैटरी कैसे चार्ज होती है, अभी मेरी माइक की बैटरी खत्म हुई तो नई बैटरी लगाए ना, बैटरी कैसे चार्ज होती है, दौड़ के चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, यदि आप दौड़ना शुरू कर देंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चले जाएंगे, उसके अंदर से बाहर। अब मान लीजिए आपके मोबाइल की बैटरी 100% है और हाथ में लेके खूब दौड़ लीजिए, आप जोर जोर से एकदम भाग जाइए, तो आपको लगता है कि मोबाइल की बैटरी में से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे और आपकी बैटरी तुरंत 1% हो जाएगी, या फिर दौड़ेंगे तो 1% से 100% चार्ज हो जाएगी, सोच के बताइए।
दौड़ने से वेग मतलब क्या, स्पीड में आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वेग क्या, वेलोसिटी, वेग, दौड़ रहे हैं आप, चल रहे हैं, तो सोचिए मोबाइल लेके आप दौड़ जाइए, 1 से 100 हो जाएगी या 100 से 1 होगी आपकी मोबाइल की परसेंटेज, नहीं। तो आवेश पर वेग का प्रभाव मतलब आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता, आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस यही तो नियम है। बोले ना एकदम बच्चा है, नहीं पड़ता है। क्या आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जाहिर बात यदि पड़ता तो मोबाइल चार्जिंग क्यों लगाता, लेके हाथ में फील्ड में लोग दौड़ते कर भैया तो मोबाइल लेके दौड़ जाओ ना, 1% हो गया चार्ज हो जाएगा। अब पता चला मोबाइल लेके बाइक पे बैठे 100% करके, यदि वेग का प्रभाव पड़ता, स्पीड में बाइक चला रही है तो पता चला चार्ज होने की जगह डिस्चार्ज भी हो जाता, इलेक्ट्रॉन छटक जाते और आपके मोबाइल क्या हो जाती है, डिस्चार्ज। मतलब इतना आप जानते हैं कि दौड़ने से या मोबाइल लेके भाग जाएंगे, बैटरी लेके भाग जाएंगे तो ना चार्ज होगा ना डिस्चार्ज होगा, जितना उतना ही रहेगा। इसलिए आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब कल कुलाम्स लॉ वगैरह बाकी चीजें पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आज वाला आसान लगा कि नहीं लगा एकदम बच्चों तुरंत बता देना, झट से कमेंट करके एकदम तुरंत अभी लिख दो, करके नहीं, तुम लोग बहुत नटखट लड़के हो, तुरंत अभी लिख दो आज का समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सही तरीका है कि नहीं तरीका, ऐसे ही चाहिए फिजिक्स की क्लास एकदम मजेदार तरीके से, कैसे बता दीजिए एकदम कमेंट में। और एकदम दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए झटाझट एकदम, ताकि हम भी और जुनून के साथ जुड़े। यदि ज्यादा बच्चे जुड़े रहेंगे तो हम भी लाइव क्लास लेके आएंगे, जिसमें आपसे बातें भी होती रहेंगी और साथ में क्लास भी चलता रहेगा। मतलब आप चैटिंग लिखेंगे हमारे पास आएगा, सीधे लाइव क्लास चलेगी, वहां और मजा आएगा पढ़ने में। जितने बच्चे जुड़ेंगे लाइव क्लास में उतना मजा आएगा, आप जवाब देंगे, बाकी भी जवाब देंगे, देखा जाए किसका जवाब अच्छा जा रहा, प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे लाइव क्लास में, तो उसके साथ जुड़ते जाइएगा। और क्लास सब बराबर आएगी, प्रॉपर आएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो शेयर करिए, कमेंट करिए, नहीं किए तो अभी तक कर दो, तो फिर जान जाना तुम्हारा जो बहुत आकर्षण हो रहा है ना प्लस माइनस में, सब प्लस प्लस कर देंगे, पूरा प्रतिकर्षण हो जाएगा। तुरंत कर दो शेयर और कमेंट, नहीं लग जाएगी हाय, तुरंत शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, बताइएगा जरूर कैसा लगा क्लास। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।